म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन तो जीएवी में से थी। आगे डिडक्शंस फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू यानी कि एनएवी। एनएवी में से आप डिडक्शन देते हो। एनएवी में से कितनी डिडक्शंस मिलती हैं? कौन सी दो? बिल्कुल, दो डिडक्शंस मिलती है, एक तो 30% और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका सेक्शन लिखिए, सेक्शन 24। दो डिडक्शन मिलेगी आपको। पहली सेक्शन 24A की और दूसरी 24B। 24A की डिडक्शन होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन। और 24B की डिडक्शन होती है इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है? 30% ऑफ एनएवी। 30% ऑफ एनएवी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट। आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है, उस पर डिपेंड करती है इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। यहां से तो आप भी लिख सकते हो ऋषभ, टॉपिक ही अलग है। डिडक्शन फ्रॉम एनएवी आप भी लिख सो, है ना। एक दो पेज जितने भी होंगे ना, वो आप छोड़ करके यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हो। डिडक्शंस फ्रॉम एनएवी। एनएवी में से आपको दो डिडक्शंस मिलती हैं। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की, ये फिक्स्ड है। इसमें आपको कभी भी 29 या 31 कुछ भी नहीं करना, फिक्स्ड डिडक्शन मिलती है 30% की। 24B की जो डिडक्शन होती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये हमें कंप्यूट करनी पड़ती है, ठीक है। अभी एक एक करके इस पे बात करते हैं। 24A की डिडक्शन यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दी जाती है? देखो, आपके घर से रिलेटेड आपके बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते होंगे ना, जैसे घर के रेनोवेशन का खर्चा, अगर आपको घर में आपने फायर इंश्योरेंस करवा रखा है उसका खर्चा, रेनोवेशन, रिपेयर, इंश्योरेंस का खर्चा, और भी बहुत सारे घर से रिलेटेड जितने भी खर्चे हुए हैं आपके उस घर को मेंटेन करने के लिए, उन सारे खर्चों की गवर्नमेंट अलग अलग डिडक्शंस नहीं देती, सिंपल एक डिडक्शन दे देती है एनएवी में से 30% फिक्स। चाहे आपका खर्चा इनकर हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, मैटर ही नहीं करता। इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस आपको 30% ऑफ एनएवी की डिडक्शन मिलेगी, लेकिन इसके अलावा और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि घर का रिपेयर करवाने के लिए 30,000 का खर्चा लगा, इग्नोर करना है। आपने अपने घर का फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, उसमें आपका 10,000 रुपए का प्रीमियम जाता है, इग्नोर करना है। आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस आपने इनकर करे हैं ना, वो सारे के सारे इग्नोर करते हैं, उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि गवर्नमेंट आपको वैसे भी हर साल 30% ऑफ एनएवी की डिडक्शन देती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस। भले ही किसी साल में आपका कोई खर्चा नहीं हुआ, जरूरी थोड़ी ना है कि घर के लिए आप हर साल खर्चा करते हो। इनफैक्ट पेंट भी हम 2-3 साल में एक बार करवा लेते हैं, है ना भाई। आप
एक साल छोड़ करके अगले साल करवा लो, एक साल मत करवाओ, जरूरी थोड़े ना है। तो हर साल हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्चा हो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट आपको हर साल 30% की डिडक्शन दे रही है, और इसी वजह से बाकी कोई भी डिडक्शन नहीं देती है। ठीक है, तो 24A का तो हम इसी में लिख लेते हैं, 30% ऑफ एनएवी की डिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखिए, एक्चुअल expenses towards house property are irrelevant। हाउस प्रॉपर्टी की तरफ आपने एक्चुअल में जो भी खर्चा करा है जिस भी नेचर का, इररेलेवेंट है। No deduction in case of self-occupied। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में कोई भी डिडक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? सेल्फ ऑक्यूपाइड की एनएवी नील आती है, 30% कहां से करोगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड की जीएवी नील आती है, म्युनिसिपल टैक्स हम देते नहीं है, तो एनएवी भी नील आ गई। नील में से 30% हम कर ही नहीं सकते, इसीलिए सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 24A की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक, बस स्टैंडर्ड डिडक्शन में इतना ही था। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको हर साल मिलेगी, एक्चुअल खर्चे से कोई लेना देना नहीं है, उसे इग्नोर करना है। क्वेश्चन में आपको कोई भी तरीके का एक्सपेंस दे रखा हो, हमें उसे टोटली इग्नोर करना है। ठीक, चलिए नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रहे हैं अब हम, 24B। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये लिख लिया सबने? डन, ठीक है। हेडिंग लगाइए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24B। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24B। देखो अभी ये होता क्या, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सपोज ये इधर है हमारे पास में अनु, ठीक, अनु को घर बनवाना है, अनु को बनवाना है अपने सपनों का घर, ये रहा, ये घर बनवाना है। तो इस घर को बनाने के लिए बहुत इसमें ना, इसको कोई एक्सेसी इंटीरियर रेनोवेशन वगैरह वो सब करवाना है, भरत से करवाएगी। भरत ने ना सीएमए करने के बाद में इंटीरियर डिजाइनिंग का भी कोर्स कर लिया, ठीक है। तो भरत इसको ये पूरा घर बना करके देगा 5 करोड़ में। ये घर इतना सुंदर सा 5 करोड़ का घर बनेगा ये अनु का, ऐसा 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 अलग सा कुछ बनवाना है इसमें अनु को, ठीक है। अभी अनु के पास 5 करोड़ ऐसे रखे हुए नहीं है कि भाई आप 5 करोड़ रुपए सीधा का सीधा घर में लगा दो। इनफैक्ट किसी के पास होते भी है ना, तो भी हम पूरा पैसा एक साथ तो नहीं लगा देंगे ना उसके अंदर। ये क्या कहा, बिल्कुल अनु क्या करेगी, घर बनवाने के लिए लोन लेगी। ऑफ कोर्स बात सही भी है, होम लोन ले लेना चाहिए। घर के कंस्ट्रक्शन के लिए या घर के रेन्यूअल के लिए, घर आपको रेनोवेट करवाना है, उसके लिए आप लोन लेते हो ना, ठीक। अभी अनु ने क्या हो गया, अनु ने लोन लिया है अभी अपना 24-25 ना, इसने लोन लिया है 20-21 में। क्या 20-21 में लोन लेते ही घर बन जाएगा? घर बनने में तो समय लगेगा ना। 20-21, 21-22, 22-23 और फिर इधर आ गया 23-24, या 23-24 को घर के अंदर लिख देते हैं।
इधर आ गया 23, 24, 24, 25, 25, 26, ये मैंने ऐसे ही रैंडम ईयर्स ले लिए, ठीक है। अनु ने लोन लिया है 20-21 में, क्या घर बनना स्टार्ट हो गया क्या? नहीं, घर बनना तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन लोन ले रखा है तो क्या इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो स्टार्ट हो गई होगी ना। लोन के ऊपर जो ब्याज जाएगा वो ब्याज की कंप्यूटेशन तो स्टार्ट हो गई, बिल्कुल। पर अभी घर तो बना ही नहीं है, तो ये जो घर बनने से पहले का टाइम पीरियड है ना, 20-21, 21-22 और 22-23, ये कहलाता है प्री कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि घर बना ही नहीं है, तो घर बनने से पहले का समय क्या कहलाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। घर बनने से पहले का टाइम होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक। और घर बनने के बाद का टाइम क्या कहलाएगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन। इधर आ गया हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन। क्योंकि जरूरी नहीं है कि घर जिस साल बना उसी साल में आप लोन पूरा रीपे कर दो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। आप लोन को आगे तक भी तो हो सकता है ना कि आपका लोन आगे तक चल रहा है, बिल्कुल। जरूरी थोड़ी है जिस साल घर बन गया उसी साल में आपको वो लोन रीपे करना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक। अनु ने लोन लिया था 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल के लिए मान लेते हैं, उसने 25-26 में इस लोन का रीपेमेंट करा है, 25-26 में लोन का रीपेमेंट करा है। लोन लिया था 20-21 में, घर बन के तैयार हुआ है 24-25 में, और लोन का रीपेमेंट हुआ है 25-26 में। तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम पीरियड इंटरेस्ट का पेमेंट तो करा होगा ना। इंटरेस्ट पेमेंट, क्या इंटरेस्ट पेमेंट एक एक्सपेंस है, खर्चा है ना आपके लिए? क्या उस खर्चे की डिडक्शन असेसी को मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेंस है ये कंप्लीटली किसके लिए है? हाउस प्रॉपर्टी बनवाने के लिए। इसकी डिडक्शन गवर्नमेंट क्यों देती है? क्योंकि आप घर बनवाने के लिए लोन ले रहे हो। लोन ले रहे हो मतलब आप बैंक से पैसा उठा रहे हो, आप फर्दर बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो। घर बनवाने में बहुत सारे लोगों के पास पैसा जाता है ना, तो आप पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी सर्कुलेट कर रहे हो। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा घर बनवाओ ताकि डेवलपमेंट हो, लोगों के पास और पैसा जाए, इकोनॉमी के अंदर मनी का फ्लो बढ़ना चाहिए। जैसे अभी 8th पे जो कमीशन आई है ना, 8th पे कमीशन अप्रूव हो चुकी है, तो ऑल्दो जीडीपी नीचे जा रही है, थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, फिर भी उन्होंने 8th पे कमीशन अप्रूव क्यों करी है? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा जाए। 8th पे कमीशन मतलब ये जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं ना, उनका जो बेसिक पे होता है, उस बेसिक पे में इंक्रीज होता है हर 10 सालों में। हर 10 साल में एक पे कमीशन आता है। जैसे 2014 में अप्रूव हुआ था 7th पे कमीशन, 2014-15 में अप्रूव हुआ था 7th पे कमीशन, और अब ये 8th पे कमीशन अप्रूव हो गया। हर 10 साल में अप्रूव होता है, करना नहीं करना सरकार पे डिपेंड करता है। तो इस बार अप्रूव कर दिया तो अब सबके हाथों में पैसा ज्यादा आएगा, सब मतलब सरकारी नौकरी वाले, ठीक। ज्यादा पैसा ज्यादा खर्चा करोगे तो इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो होगा। आप इको में पढ़ के आए हो ना, फाउंडेशन में, मनी फ्लो होगा। ये मेथड्स होते हैं मॉनेटरी कंट्रोल वगैरह, कि भाई आप अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है या आपकी इकोनॉमी अगर डिप्रेशन में जा रही है तो आप कैसे उसको रिकवर कर सकते हो, ठीक। चलिए इकोनॉमिक्स से डीटी पे आते हैं। इंटरेस्ट का पेमेंट अगर आप करोगे तो इस इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन भी मिलेगी। बट मेरा ये सवाल है, प्री कंस्ट्रक्शन डिडक्शन आप किधर क्लेम करोगे? डिडक्शन आप क्लेम करोगे सेक्शन 24B में, राइट।
डिडक्शन आप क्लेम करोगे सेक्शन 24B। सेक्शन 24B आता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में। हाउस प्रॉपर्टी हेड ये बोलता है, मतलब सेक्शन 22 जो हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था, चार्जिंग सेक्शन ने क्या बोला कि एनी बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, क्या अभी 20-21 या 22-23 तक बिल्डिंग तैयार है क्या? अगर बिल्डिंग ही तैयार नहीं है तो क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड की कंप्यूटेशन होगी क्या? जब बिल्डिंग ही तैयार नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड की कंप्यूटेशन ही नहीं होगी। कंप्यूटेशन ही नहीं होगी तो आप डिडक्शन कहां क्लेम करोगे? डिडक्शन कहां क्लेम करोगे? हाँ, बनने के बाद से डिडक्शन क्लेम करोगे। पहले के सालों के डिडक्शन हम बनने के बाद क्लेम करें। सही लग रही है कि ये बात? मैं क्या पता, अच्छी नहीं लग रही ना बात, पर ऐसा ही होता है। क्या कर सकते हैं। देखो, अपने अच्छे बुरे से क्या फर्क पड़ता है, सरकार इनको कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स वालों को केवल खुद का अच्छा देखना है। बिल्कुल सही बोला है आपने। जो डिडक्शन आपको क्लेम होगी ना, वो जब आपका घर बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपकी हाउस प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन तब से ही स्टार्ट होगी जब आपकी हाउस प्रॉपर्टी तैयार होगी। तो ये 3 साल की डिडक्शन आप पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में क्लेम करोगे। जो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट होता है ना, प्री कंस्ट्रक्शन के इंटरेस्ट की डिडक्शन हम पोस्ट कंस्ट्रक्शन में क्लेम करते हैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। मतलब आपका प्री कंस्ट्रक्शन का जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है टोटल मिलाकर के, उसको आप करोगे डिवाइड बाय 5, और वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन में 5 साल तक चलेगा। अगर पोस्ट 5 साल तक चला ही नहीं तो भी कोई समस्या नहीं है। प्री तो 5 साल तक चलेगा घर बनने के बाद। जैसे इस केस में ही देखो ना, अनु ने कब लोन रीपे कर दिया? 25-26। तो घर बनने के 5 साल के बाद तक तो लोन चलाया ही नहीं इसने, तो भी कोई समस्या नहीं है। जितना भी टाइम बचेगा ना, प्री कंस्ट्रक्शन की डिडक्शन तो इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी ही मिलेगी। वो अभी नहीं बताया मैंने, अभी केवल प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन बताया। हाँ जी, प्री और पोस्ट क्लियर है क्या? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड घर बनने से पहले का समय, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड घर बनने के बाद का समय। प्री तो 5 साल तक ही मिलती है, घर बनने के 5 साल तक, क्योंकि आप डिवाइड ही 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर। लॉस आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आता है। अगर घर बनने में 7 साल लग जाएं, घर बनने में नहीं, लोन चुकाने में। लोन चुकाने में कितना टाइम लग रहा है वो मैटर करता है। आगे के जीएवी में से डिडक्शन मिलेगी? नहीं, जीएवी में से नहीं मिलती है, ये डिडक्शन हमें एनएवी में से मिलती है। सेक्शन 24 की डिडक्शन हमें एनएवी में से मिलती है। जीएवी का मामला खत्म हो गया। जीएवी से आपको केवल एक डिडक्शन मिलती है और वो है म्युनिसिपल टैक्स की। लॉस आ गया ना, इनकम नेगेटिव मतलब लॉस। उस लॉस को आपकी कोई दूसरे हेड की इनकम है क्या? अगर है तो सेट ऑफ कर दो, अगर नहीं है तो उस लॉस को अपने कंधे पे बैठा के आगे के सालों में ले जाओ, कैरी फॉरवर्ड कर दो। मतलब उसके लिए टाइम लिमिट है, 4 साल, 8 साल। लॉस ऐसे आएगा कि जैसे मान लो आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपकी एनएवी तो नील आ रही है, 30% भी कुछ नहीं मिल रहा है। पर हाउस प्रॉपर्टी बनवाने के लिए आपने लोन ले रखा है, उस लोन का ब्याज आपका इस साल आ गया 30,000। 0 में से 30,000 माइनस करोगे तो नेगेटिव आ गया ना, तो ये लॉस है। इस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो।
सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो हमेशा ही लॉस आता है, और इसी वजह से लॉस आता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की वजह से ही। और क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमेशा लॉस आता है, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम कितनी सेल्फ ऑक्यूपाइड्स बोल रखी है? 2। मैक्सिमम 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रख सकते हो, बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ऑलवेज लॉस होता है, और वो इसी की वजह से होता है, 24B की वजह से। ठीक, अभी तो आप केवल प्री और पोस्ट कंस्ट्रक्शन समझे क्या? प्री कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, घर बनने से पहले का समय, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन घर बनने के बाद का समय। प्री कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो स्टार्ट हो जाती है, पर अभी घर बना ही नहीं है, घर ही नहीं बना है तो डिडक्शन किधर क्लेम करोगे? नहीं क्लेम कर सकते। तो ये डिडक्शन मतलब प्री वाली डिडक्शन आप क्लेम करोगे घर बनने के बाद 5 साल तक। उसमें आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए लोन रीपे हो गया, कुछ किसी भी कंडीशन से लेना देना नहीं है। प्री की डिडक्शन 5 साल तक मिलती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, लिमिट है, पर कुछ लिमिट है, वो हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में पढ़ेंगे। जब लोन कंप्लीट हो जाए फिर तो इंस्टॉलमेंट होगी ही नहीं, फिर हाँ लोन इधर खत्म हो गया, यहां पर आपका लोन खत्म हो गया, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन को तो आप 5 साल तक घसीटते हो ना, तो वो तो चलेगा। यहां पर पोस्ट रुक जाएगा, इधर आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन रुक गया, क्योंकि अब आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन की कोई इंस्टॉलमेंट ही नहीं जा रही है, लेकिन प्री तो चल रहा है। बिल्कुल, दोनों का एक साथ डिडक्शन मिलेगा। लॉस आना स्टॉप हो जाएगा। लॉस आना, देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो लॉस हमेशा होता है, लेट आउट के केस में लॉस डिपेंड करता है आपकी एनएवी कितनी थी। अगर आपकी एनएवी ज्यादा है तो आपको लॉस नहीं आएगा, सब कुछ एनएवी पे डिपेंड करता है। हाँ, लेट आउट में तो एनएवी पॉजिटिव ही आएगी, पर अगर बोरोड इंटरेस्ट ज्यादा है, बोरोड कैपिटल का इंटरेस्ट ज्यादा है, तो फिर उस केस में नेगेटिव आ सकता है। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में बहुत कम चांसेस में नेगेटिव होता है, मतलब लॉस बहुत कम आता है, क्योंकि बैंक वाले भी तो कुछ कंप्यूटेशन करके ही आपको लोन देते हैं। होम लोन के लिए बहुत सारी कंप्यूटेशंस करी जाती है, तो उससे वो ये सब कुछ कंप्यूट कर लेते हैं कि आपका कितना क्या लॉस। ये लिखना है, हाँ बिल्कुल ये लिखना है, ये लिखना है आपको, प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन। हाँ क्या कह रहे हो? बिल्कुल, पर अगर ज्यादा टेन्योर के लिए लोगे तो आपका अननेसेसरीली ब्याज लग रहा है ना। ये लिखना है आपको, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 5 years। तो क्या बनाना चाहता है? कुछ और क्या बनाया मतलब? दोबारा बोलो। या फिर तो उसने ये कमर्शियल प्रॉपर्टी बना के लास्ट में ये चेंज कर दिया, उसका प्लान चेंज हो गया लास्ट में। हाँ हाँ, उसमें कुछ अलग लगेगा। बिल्कुल होता है, डिडक्शन तो मिलेगी। कमर्शियल में तो बल्कि ज़्यादा डिडक्शन मिलती है। बिजनेस के लिए खर्चा कर रहे हो, फिर ये पीजीबीपी हेड में जाएगा, इस हेड में बात ही नहीं होगी। हाउस प्रॉपर्टी हेड में बात नहीं करेंगे ना फिर अपन, फिर पीजीबीपी हेड में बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, 2 हिस्सों में आपका इंटरेस्ट डिवाइडेड है, प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन घर बनने से पहले का समय, पोस्ट कंस्ट्रक्शन घर बनने के बाद का समय।
ये प्री और पोस्ट आपको दोनों तरीके की हाउस प्रॉपर्टी में देखना है, लेट आउट हो तो भी देखना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो भी देखना है। अगर किसी बिल्डर ने कोई फ्लैट बनाया तो बिल्डर की पूरी कंप्यूटेशन पीजीबीपी हेड में होती है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं होती। वो कुछ भी करे, बिल्डर का बिजनेस है ये, तो उसकी कंप्यूटेशन होगी पीजीबीपी के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता। खुद रहने के लिए, अपने रहने के लिए बना रहे हो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी, रेजिडेंशियल पर्पस हो गया। अपने रहने के लिए तो बिजनेस थोड़ी ना करेगा। हाँ, तो फिर फर्क नहीं पड़ता। तो वो किसी को तो कॉन्ट्रैक्ट देगा ना, अपने लिए घर बनवा रहा है, अपने लिए वो अपार्टमेंट थोड़ी खड़ा कर देगा, अपने लिए तो घर ही बनाएगा ना वो, तो उस घर की एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। लिख लिया? ठीक है, लिखिए इसमें इधर प्री कंस्ट्रक्शन हाउस प्रॉपर्टी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और इधर आ गया पोस्ट कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। कंस्ट्रक्शन हो या एक्विजिशन हो, बात एक ही है, मतलब बना बनाया घर खरीद लो या फिर घर बनवा लो। ठीक, अभी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कब से होगा? स्टार्ट फ्रॉम जिस दिन आपने लोन लिया, डेट ऑफ लोन, या फिर जिस दिन आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, डेट ऑफ लोन और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, विच एवर इज लेटर, बाद वाला जो टाइम होता है, लोन लेने का समय या फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का समय। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया और वो लॉकडाउन लग गया, तब तुम्हारी गलती थोड़े ना थी लॉकडाउन लगना, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हो सका। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सका तो भाई आपको किस बात की इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगी? गवर्नमेंट अननेसेसरी डिडक्शन तो देगी नहीं ना, तो दोनों में से जो भी बाद में आएगा आप, हाँ बिल्कुल, आप तो डिडक्शन क्लेम कर लोगे फालतू में, पर अभी कंस्ट्रक्शन तो शुरू ही नहीं हुआ, इसीलिए दोनों में से जो भी बाद में आएगा वो, विच एवर इज लेटर। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से शुरू होगा? जिस दिन आपने लोन लिया है या फिर जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। जैसे सपोज आपने घर के लिए लोन लिया है 1 अगस्त को और आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा है सपोज 20 सितंबर को, लोन लिया है 1 अगस्त को और कंस्ट्रक्शन आपने शुरू करा है 20 सितंबर को, तो दोनों में से बाद में कौन सा टाइम पीरियड आ रहा है? सितंबर। यहां से आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू हो जाएगा, 1 अगस्त से शुरू नहीं होगा, आपका प्री कंस्ट्रक्शन शुरू होगा 20 सितंबर से। यहां से कंप्यूटेशन मानेगी गवर्नमेंट, जब आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ या जब आपने लोन लिया, विच एवर इज लेटर। वरना अगर अर्लियर देते तो आप अननेसेसरी डिडक्शन ले लेते, बेफालतू की डिडक्शन क्लेम कर लेते ना आप। ठीक, पीछे वाले बना बनाया घर लेंगे तो भी प्री कंस्ट्रक्शन, बना बनाया घर लेते हो तो कोई प्री कंस्ट्रक्शन वाला टाइम ही नहीं होता, फिर तो सब पोस्ट एक्विजिशन होता है।
प्री एक्विजिशन नहीं होता। पोस्ट एक्विजिशन के लिए लोन लेंगे तो उसकी डेट्स मिलेगा आपको, मिल जाती है बिल्कुल, उसके अंदर भी क्राइटेरिया और 1-2 साल बाद में मिलेगा, उस टाइम को मिलेगा। उसी टाइम से मिलने लगे। घर तो बना बनाया खरीदा है ना आपने, तो हाउस प्रॉपर्टी तो है, हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही कंप्यूटेशन स्टार्ट हुई ना, आप हाउस प्रॉपर्टी हेड की रिटर्न इंक्लूड कर रहे हो ना, तो आप उधर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, पिछले वाले केस में 23-24 में स्टार्ट हुआ, 23-24 में तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था, कंस्ट्रक्शन तो इधर कंप्लीट कर दिया था। इस वाले केस में तो लोन और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड एक ही है। इस केस में तो मैंने लोन और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड एक ही ले रखा है। लोगे, ले सकते हो, डिडक्शन आपको ओवरऑल मिलेगी टोटल। किसी भी ईयर की डिडक्शन ऐसा नहीं होगा कि आपकी लैप्स हो गई या मिली नहीं है या कुछ भी है, प्रोविजन इसी अकॉर्डिंग बना हुआ है। ठीक है, पहले एक बार प्रोविजन पूरा लिख लेते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा डेट ऑफ लोन या फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में आएगा। समझे? ओके, अभी खत्म कब होना चाहिए, आपका मन क्या कहता है? खत्म कब होना चाहिए ये? प्री कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब तक घर बन के तैयार ना हो जाए। और अगर घर बन के तैयार होने से पहले मैंने लोन का रीपेमेंट कर दिया तो दोनों ही बातें सही है, दोनों ने ही सही बोला है। या तो कंस्ट्रक्शन, भाई आपका कंस्ट्रक्शन ही क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, या फिर आपने लोन का रीपेमेंट ही कर दिया, घर बनने से पहले ही लोन का रीपेमेंट कर दिया, नक्की लोन खत्म। घर बना ही नहीं है, घर बनने से पहले आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया, तो वो लोन खत्म हो गया ना। नहीं, जितना साल का इंटरेस्ट पे करा है उतने साल की रिडक्शन तो मिलेगी। ठीक, मान लो आपने लोन ऊपर लिया था 20-21 में, 21-22 आपने रीपेमेंट कर दिया 22-23 के अंदर ही। घर अभी बना नहीं है, घर 23-24 में बना है, आपने रीपेमेंट 22-23 में ही कर दिया, तो 22-23 में लोन तो खत्म हो गया ना। लोन खत्म हो गया तो फिर आगे डिडक्शन क्यों देंगे? नहीं देंगे, ऐसा नहीं कोई प्रोविजन है। 22-23 में ही मामला नक्की, चैप्टर क्लोज। फिर यहाँ की डिडक्शन कब मिलेगी? अभी तो घर बना ही नहीं है, पोस्ट में मिल जाएगी। हाँ, पोस्ट में मिल जाएगी। जितना भी टोटल इंटरेस्ट आएगा उसको डिवाइड बाय 5 कर देना। डिवाइड बाय 5 वाला कार्यक्रम तो जरूरी है, वो फिक्स है। जैसे आप अपने अकाउंट्स के अंदर अमोर्टाइज करते हो ना एक्सपेंसेस को, ये 5 साल में अमोर्टाइज होता है। सीधी सी बात, आप हर साल अपने P&L के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन शो करते हो 5 साल तक, प्री कंस्ट्रक्शन का, ये 5 साल में अमोर्टाइज होता है। ओके, एंडिंग ऑन पे लिखो, खत्म होगा ये 31 मार्च immediately prior to the date of completion of construction। कंस्ट्रक्शन खत्म होने से जस्ट पहले वाला जो 31 मार्च आया है, 31 मार्च क्यों रखा? ताकि ईयर वाइज कंप्यूटेशन स्मूथली होती रहे। कंप्यूटेशन करने में आपको कोई डेज वगैरह का माथाफोड़ी नहीं करनी पड़े लास्ट में, इसलिए 31 मार्च रखा है। जैसे आपने पूछा था ना 23-24 किस में इंक्लूड करेंगे हम, 23-24 को किस में काउंट करें, 23-24 इधर जाएगा या उधर जाएगा, अगर मिड में कंप्लीट हुआ तो ये कंफ्यूजन रह जाता सबके दिमाग में। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से
जस्ट पहले वाला जो 31 मार्च आया है ना, वहां तक प्री कंस्ट्रक्शन रखो, फिर 1 अप्रैल से क्या कर दो, पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो ईयर वाइज कंप्यूटेशन हो जाएगी आपकी फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे। आपको लास्ट वाले ईयर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि 23-24 को इधर ले या 23-24 को उधर ले। सीधा एक बात बोल दी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से जस्ट पहले वाला जो 31 मार्च आया है, अच्छा अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 31 मार्च को हुआ है तो सपोज मेरा कंस्ट्रक्शन, घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुआ है 31/3/24, तो इससे जस्ट पहले वाला 31 मार्च कब आया होगा, 31/3/23। फिर 1/4/23 से पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा करना है। तो भले ही कंस्ट्रक्शन 31 मार्च को ही खत्म हुआ हो, पर लॉ में क्या वर्ड्स दे रखे हैं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से जस्ट पहले वाला 31 मार्च जो आया है वो लेना है आपको। कंस्ट्रक्शन ही 31 मार्च को कंप्लीट हुआ है तो भी पहले वाला ही लेना है। तो हम आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट मानेंगे 22-23 में, फिर आपका 23-24 से पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ 1/4, वैसे तो आपका 1/4/24, लेकिन इससे जस्ट पहले वाला 31 मार्च लेंगे हम। कंस्ट्रक्शन अगर आपका 1/4/24 को खत्म हुआ है, जस्ट पहले वाला 31 मार्च कौन आया है, ओके डन। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से जस्ट पहले वाला जो 31 मार्च आया है वो, या फिर डेट ऑफ रीपेमेंट, या फिर डेट ऑफ रीपेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। जनरली रीपेमेंट होता नहीं है इतना जल्दी, कंस्ट्रक्शन होने से पहले रीपेमेंट हो जाए ये बहुत कम केसेस में होता है। हाँ लोन पे होने पर बिल्कुल डेट ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन में लिखो नोट, deduction will be allowed in 5 equal installments during post construction। जैसे ही आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वहां से 5 सालों में आपको प्री कंस्ट्रक्शन की डिडक्शन मिल जाएगी अलॉन्ग विद पोस्ट। तो मतलब घर बनने के स्टार्टिंग के 5 इयर्स पोस्ट प्लस प्री दोनों चलेगा। स्टार्टिंग के 5 साल तो दोनों चलेगा, प्री भी चलेगा और पोस्ट भी चलेगा, दोनों डिडक्शंस मिलेगी आपको। लिख लिया। ये था केवल प्री कंस्ट्रक्शन की टाइम लिमिट। पोस्ट कंस्ट्रक्शन छोटा सा ही है, इसमें तो कोई ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन बेचारा भोला भाला सा है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन कब से लेकर कब तक होगा, प्री के जस्ट बाद रीपेमेंट ऑफ लोन तक। ये होएगा आपका आफ्टर, जस्ट आफ्टर प्री कंस्ट्रक्शन, just after pre-construction up to repayment
रीपेमेंट ऑफ लोन। प्री कंस्ट्रक्शन के जस्ट बाद, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन हम 31 मार्च को खत्म मानते हैं, तो 1 अप्रैल से आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कब तक चलेगा? जब तक लोन चलेगा। डन। अब बस इसकी आखिरी पॉइंट लिख लेते हैं, इसकी लिमिट कितनी डिडक्शन मिलेगी। मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन। लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, मतलब जितना ब्याज पूरी डिडक्शन ले सकते हो आप, कोई लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट बन रहा है 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, पूरी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। हाँ, कैसे? माइनस करके कर सकते हो आप। नेगेटिव ही तो आएगा ना आंसर, और ज्यादा क्या होगा, पर इतना बनता ही नहीं है। जो आपको लोन दे रहे होते हैं ना, जो बैंक लोन सैंक्शन करेगा, वो आपके घर का एरिया, कहाँ आप घर बनवाना चाहते हो, उधर का पूरा एक्सपेक्टेड रेंट निकाल करके फिर आप पे इंटरेस्ट लगाता है। पूरी कंप्यूटेशन उस अकॉर्डिंग ही होती है, ताकि आपका पॉसिबल चांसेस वो यही देखते हैं कि आपका लॉस ना बने। फिर भी अगर लॉस आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो लॉस, सेट ऑफ कर सकते हो दूसरे हेड से, कोई समस्या नहीं है। अच्छी बात है ना लॉस आना, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है लॉस आना। हाँ, टैक्स बचेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में लिमिट है कितनी? सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लिमिट है, एक है 2 लाख और एक है 30,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर है तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी 2 लाख या फिर 30,000। 2 लाख की डिडक्शन कब मिलती है? इफ ए पॉइंट प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड, या फिर जो कंस्ट्रक्शन है एक्वायर्ड स्लैश कंस्ट्रक्टेड ऑन और आफ्टर 1/4/99, 1499 या उसके बाद में, मतलब अभी के टाइम पीरियड 99 के बाद, अगर आपने घर खरीदा है या कंस्ट्रक्शन करवाया है तो। दूसरा इसी में पॉइंट, कंस्ट्रक्शन is completed within 5 years। 5 साल तक घर बन जाना चाहिए। भाई 5 साल में तो तुम कहो जैसा घर बना लो। घर बनने में कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 2-2.5 साल लगते, नहीं 6 महीने तो नहीं लगते, कम से कम 1 साल लगता है। ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करता है आप उसमें किस तरीके का इंटीरियर करवा रहे हो, तो आप 2-2.5 साल ले सकते हो। 2-2.5 साल से बियॉन्ड तो कोई घर बनने में टाइम नहीं लगता, कैसा ही इंटीरियर करवाओ चाहे। वो कोविड एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, कोविड में बहुत सारे टैक्स में चेंजेस लेकर के आए थे। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है, पहला क्या, आपने लोन ले रखा है घर खरीदने के लिए या फिर घर बनवाने के लिए, रिपेयर के लिए नहीं लिया होना चाहिए। इधर शब्द देखो मैंने क्या लिखा है, वर्ड प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड, रेनोवेशन नहीं लिखा या रिपेयर नहीं लिखा या कोई भी दूसरा पर्पस नहीं है। पर्पस क्या होना चाहिए? घर बनवाना या फिर घर खरीदना, और वो कब होना चाहिए? 1/4/99 या उसके बाद में। और कितने साल में आपका घर बन जाना चाहिए? 5 साल में। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करते हो सारी,
तब आपको डिडक्शन मिलेगी 2 लाख की, अदरवाइज आपको डिडक्शन मिलेगी 30,000 की। अदरवाइज मतलब जैसे सपोज आपका कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 5.5 साल में, 30,000 की डिडक्शन। आपने लोन घर के पेंट के लिए लिया है, घर पे पेंट करवाने के लिए लोन लिया है, तो पेंट करवाना कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन में नहीं आता ना, अदर में जाएगा, डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 30,000। ये पर एनम बेसिस डिडक्शन होती है, हर साल आपको 2 लाख और 30,000 की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, वंस इन अ लाइफ टाइम जैसा कुछ नहीं होता है। डीटी में आप जितनी भी लिमिट्स पढ़ोगे वो पर एनम है, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड। अगर कुछ अलग है तो उधर मैं आपको लिखवा दूंगी कि ये पर मंथ है या वंस इन अ लाइफ टाइम है। वंस इन अ लाइफ टाइम जैसा वैसे है नहीं, केवल एक ही प्रोविजन है पूरे डीटी के अंदर। ये क्लियर हुआ? लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख और 30,000 की लिमिट है। 2 लाख कब? अगर आपने घर बनवाने के लिए या घर खरीदने के लिए लोन लिया है, लोन होना चाहिए 1499 या उसके बाद में, और लास्ट कंडीशन आपका कंस्ट्रक्शन 5 साल में खत्म हो जाना चाहिए। अब पूरा घर बन के कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता है ऐसे चेक वेक करने के लिए। तो ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो 2 लाख, नहीं है तो 30,000। पर इन सबसे रिलेटेड बिल्स वगैरह तो होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन करवाओगे तो कॉन्ट्रैक्टर रखना होएगा, कॉन्ट्रैक्टर होएगा, बजरी वगैरह वो सब जो भी चीजें आती है, भाटे भाटे, वो सब कुछ आएगा। 1499 डेट है, 14/1999, 1/4/1999, इसके बाद में कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये डेट क्यों रखी? क्योंकि इसके बाद में प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट को बढ़ावा देना था सरकार को। रियल एस्टेट बड़ा ही गिर रहा था, तो रियल एस्टेट को थोड़ा सा ऊपर लेकर के आना था, इसलिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।